हेलो गाइस, मैं शेखर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी हब में। और आई होप आपने आज का दिन एंजॉय किया होगा। लास्ट क्लास में जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे गुप्त वंश के बारे में, और हम लोगों ने एक क्विज सेशन भी किया था। अब हम लोग उसी के आगे से आज क्लास स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक देखा कि गुप्त वंश का धीरे धीरे पतन होने लगा है। तो जितने भी गुप्त वंश में लास्ट जो इम्पोर्टेंट रूलर था उनका नाम था स्कंदगुप्त। तो उसके जाने के बाद ही क्या है, गुप्त वंश पतन की ओर अग्रसर हो गया है। और जो डिक्लाइन होने लगा है गुप्त डायनेस्टी का, उसकी वजह से पूरे भारत में छोटे छोटे क्या हुए हैं, राज्यों का उदय हो गया है, या छोटे छोटे साम्राज्य का उदय हो गया जिनकी स्वयं की स्वायत्तता होती है। तो अब हम लोग आज उन्हीं छोटे छोटे राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। और उसके अलावा जो आज का मेन टॉपिक है, वर्धन वंश या पुष्यभूत वंश, जो कि गुप्त वंश के बाद सबसे विशाल साम्राज्य रहा है, उसके बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग मैप में देखते हैं कि कौन कौन से वंश जो हैं जिनका उदय हुआ है गुप्त वंश के पतन के बाद। तो डिक्लाइन के बाद जो है, आप लोग देख सकते हैं कि जिस गुप्त वंश की सीमा भारत के लगभग सभी इलाकों में फैली हुई थी, वो अपने अंतिम समय पर कहाँ पहुंच गया है, पाटलिपुत्र के आसपास ही सिमट कर रह गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मालवा प्रयाग वगैरह में थोड़ा बहुत इसका अधिकार क्षेत्र था, खास तौर पे पाटलिपुत्र में इसका मेन अधिकार क्षेत्र था। इसके अलावा हम लोग देखते हैं मौखरी वंश। ठीक है, ये कहाँ पर है, इसकी राजधानी है कन्नौज। तो ये एक नया वंश उदय हुआ। इसके अलावा पुष्यभूत वंश, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि मथुरा और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र है, जो हरियाणा वगैरह वहाँ पर ये फला फूला है। मैत्रिकस, ये वंश है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं चालुक्य, बादामी। पल्लवों की बात करते हैं, वेंगी और कलचरी, चेर और पांड। तो दक्षिण भारत में कम से कम 4-5 वंशों का उदय हुआ है। इसके अलावा जो अगर हम लोग बात करते हैं उत्तर भारत की, तो उसमें मुख्य हम लोग आज बात करेंगे हूण वंश, हूण जाति की। इसके अलावा पुष्यभूत, जो कि हम लोग आज का मेन सेंट्रल टॉपिक है। और हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मौखर सॉरी वाकाटक वंश के बारे में। वाकाटक वंश कहाँ है, मालवा के आसपास का एरिया वाकाटक वंश के अंदर आता है। ठीक है, वाकाटक वंश। तो हम लोग तो देखिए, पहले नंबर हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करने से पहले जानेंगे हूण जाति के बारे में। तो हूण जाति के बारे में आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जब स्कंदगुप्त ने क्या है, स्कंदगुप्त के अंतिम समय पर हूण आक्रमणकारियों का क्या है, आक्रमण हुआ है, जिसे कि निष्फल कर दिया गया है किसके द्वारा, स्कंदगुप्त के द्वारा। ठीक है, तो हम लोग अगर बात करते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो स्कंदगुप्त हैं एक विशाल साम्राज्य के स्वामी थे और एक मजबूत राजा थे। परंतु जब 50 वर्षों के बाद पुनः हूण वापस आते हैं, ठीक है, तो गुप्त वंश जो है इतना मजबूत नहीं रहा है। इस वजह से क्या है, हूण जाति का यहाँ पर वर्चस्व कायम हो जाता है। इसे इनको भी मतलब यहाँ से हटाने में कई लोगों का योगदान रहा है। तो हम लोग पहले जानेंगे हूण के बारे में, इनकी पृष्ठभूमि कहाँ से हूण जाति आई थी। तो अगर हम लोग वर्ल्ड मैप देखते हैं, तो बात करते हैं वोल्गा रिवर की। ठीक है, वोल्गा रिवर। तो सबसे यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी एक बन जाता है कि यूरोप किस नदी के किनारे बसा है, किस नदी के किनारे बसा है। ठीक, तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, वोल्गा रिवर के किनारे। तो यहाँ पे ही ये हूण जनजाति जो है इसका मुख्य निवास स्थान था। हूण जाति के बारे में देखिए, जैसा कि बारबेरियन सभ्यता है या कोई नोमैडिक सभ्यताएं हैं, मतलब ये वो आक्रमणकारी सभ्यताएं थी जो खाना बदोश थी, यानी घुमक्कड़ थी, एक जगह से दूसरी जगह आक्रमण करती थी, लूटपाट करती थी, खाना वगैरह छीन लेती थी, उसके बाद फिर दूसरी जगह चली जाती थी। इनका स्थायित्व उस समय नहीं था, मतलब ये कहीं एक जगह रुक कर नहीं रहती थी। तो ये वोल्गा के किनारे ये जाति बस रही थी। उसके बाद कुछ समय बाद ये दो भागों में बढ़ गई। एक भाग कहाँ गया, क्योंकि यूरोप के पास में है, तो उसने क्या किया, यूरोप पर आक्रमण किया। और यूरोप पर आक्रमण करने के बाद जो रोमन साम्राज्य था, तो रोमन साम्राज्य के पतन का कारण कौन है, हूण जाति रही। ठीक है, ये काफी मजबूत लोग थे, तो रोमन साम्राज्य के पतन का कारण भी ये हूण जाति रही। दूसरी शाखा जो इसकी है वो कहाँ पहुंच गई है, वो पहुंच गई है ईरान में। ठीक है, और ईरान के शासक को हरा दिया, ईरान के शासक को अपने अधीन कर लिया है। इसके बाद ये ईरान होते होते कहाँ पहुंचे हैं, हाँ, ईरान के बाद
ये आते हैं भारत में, ठीक है। एक सेकेंड, ये आते हैं कहाँ पे, भारत में। भारत में आक्रमण करते हैं, तो भारत में कहाँ आक्रमण करते हैं, जो पंजाब और कश्मीर का इलाका है, स्टार्ट वहाँ से करते हैं, बाद में ये अंदर भी घुस गए हैं। तो हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट किंग हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के 10 व्यू से, पर मैंने आपको बता दिया ताकि आपको नॉलेज अच्छी हो जाए इसके बारे में। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट कौन है, मिहिर कुल और तोरमाड़। मिहिर कुल जो है इसके भारतीय शाखा के संस्थापक माने जाते हैं होड़ जाति के। और होड़ लोग जो भारत में ही बस गए, ठीक है, उन्हें हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया था, ठीक है। मतलब ऐसा हुआ कि होड़ जनजाति जब यहाँ भारत पर दोबारा आक्रमण करने आई है, तो वाकाटक वंश और इसके अलावा जो गुप्त वंश के अंतिम शासक थे, अंतिम से मेरा मतलब डिक्लाइन के समय जो शासक उस समय रहे, आपस में मैत्री करके और छोटे राजाओं ने मैत्री कर क्या है, हूण लोगों को पराजित कर दिया है। पराजित करने के बाद क्या, जो बच गए वो क्या है, उन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया है, और हूणों के वंशज आज भी राजपूत और गुर्जर जातियों में पाए जाते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वंश वाकाटक वंश पे। तो देखिए वाकाटक वंश कहाँ पर है, ये हम लोग का विंध्याचल पर्वत के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। तो विंध्य शक्ति नाम है इनके संस्थापक का, ये ब्राह्मण वंशी हैं। और विंध्य शक्ति के नाम के पीछे का रीज़न क्या है, ये विंध्याचल पर्वत इनके अधीन था, उसी को दिखलाने के लिए, उसी का क्षमता प्रदर्शन का प्रयोग करने के लिए नाम क्या रखा गया, विंध्य शक्ति। और ये जो है पहले बरार के सामंत थे। बरार मतलब आंध्र प्रदेश। क्या नाम है बरार का मतलब, आंध्र प्रदेश। यहाँ के सामंत थे। देखिए वाकाटक वंश का इतिहास में कोई नाम नहीं होता अगर यहाँ पर प्रवरसेन नहीं होते, ठीक है। तो विंध्य शक्ति के पुत्र प्रवरसेन ने इतिहास में वाकाटक वंश के लिए एक जगह सुनिश्चित कर दी। इसका वजह क्या था, क्योंकि इनके पहले विंध्य शक्ति और इनके बाद के जितने भी राजा हैं वो उतने कुशल नहीं थे जितने की प्रवरसेन रहे हैं। प्रवरसेन ने वाकाटक वंश को मजबूती प्रदान करी है। तो प्रवरसेन के बारे में जानना इसलिए भी जरूरी है। बात करते हैं, इन्होंने सम्राट की पदवी ग्रहण करी। इसके अलावा सेतुबंध के रचनाकार भी कौन है, प्रवर सेन। अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय, लास्ट क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि पुत्री प्रभावती का विवाह किसके साथ हुआ है, पृथ्वी सेन के साथ, और पृथ्वी सेन के पुत्र के साथ, रुद्रसेन द्वितीय के साथ, ठीक है। तो पृथ्वी सेन भी कमजोर राजा थे, इनका साथ किसने दिया राज्य को संभालने के लिए, इनके नाना श्री ने, ठीक है, इनके नाना श्री ने। और उसके बाद इनके पुत्र जो है रुद्रसेन द्वितीय, इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु होने से क्या होता है, प्रभावती गुप्त को यहाँ पर शासन संभालना पड़ता है, क्योंकि इनके बच्चे अभी छोटे होते हैं, जिस वजह से ये संरक्षिका के तौर पे कार्य करती हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जब संरक्षिका के तौर पे कार्य कर रही थी, तो वहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय इनकी पूरी सहायता करते हैं, ठीक है। इवन अपने कुछ अधिकारी भी इनके यहाँ क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं, जो कि इनके राजकाज में सहायता करें। इसीलिए जो प्रभावती का पूना ताम्र अभिलेख मिलता है, ठीक है, पूना ताम्र अभिलेख पिछली क्लास में भी काफी बार डिस्कस हो चुका है ये ताम्र अभिलेख। तो उसमें क्या है, ज्यादातर गुप्त वंश के बारे में ही हम लोगों को चर्चा मिलती है। बात करते हैं इस वाकाटक वंश के अंतिम शासक के बारे में, तो वो कौन है, पृथ्वीसेन द्वितीय, ठीक है। ये भी दो शाखाओं में बट चुकी थी, ठीक है। शुरुआत में विंध्य शक्ति और प्रवरसेन के बाद ये दो शाखाओं में बट जाती है। उसमें दूसरी जो शाखा थी उसके इंपॉर्टेंट किंग कौन थे, सर्वसेन। हालांकि एग्जाम के दृष्टि पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए इतना ही डिस्कस कर सकते हैं। अब हम लोग अगली क्लास सॉरी अगली स्लाइड पर चलते हैं, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट है, जैसे नागरधन फोर्ट है ये आपका, तो ये वाकाटक वंश के समय का है। इसके अलावा मानेसर की बात करते हैं, तो ये भी वाकाटक वंश की ही देन है। ये मैप आप लोग एक बार अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, इससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि कौन सी साइट कहाँ पर थी, इवन कौन से वंश कहाँ पर उदय हुए हैं, ठीक है। 2-3 बार आप लोग इसे स्टडी करेंगे तो आप लोगों को याद करने में आसानी हो जाएगी। अब हम लोग आज के अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक या इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं, पुष्यभूत या वर्धन वंश। तो देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रभाकर वर्धन, और उसके बाद भी लगभग सभी ने नाम सुना होगा हर्षवर्धन का नाम, ठीक है। तो हर्षवर्धन, दो राजा इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पुष्यभूत की। तो पुष्यभूत कौन है, वर्धन वंश के संस्थापक, ठीक है। तो गुप्त वंश के पतन के बाद सबसे साम्राज्यशाली विस्तार किसका है,
किस वंश का है या किस साम्राज्य का है? वर्धन वंश का। तो इनके संस्थापक हैं पुष्यभूत, और इनकी राजधानी कौन सी? थानेसर। तो अभी आप लोगों ने मैप में देखा है, हरियाणा के आसपास का क्षेत्र इन्होंने क्या किया है? कवर किया हुआ है। इनका रीजन क्षेत्र क्या है? हरियाणा के आसपास का। तो कुरुक्षेत्र के निकट ये थानेसर है, जो कि वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो हरियाणा के थानेसर नामक जगह पर है। ठीक है, कहाँ? थानेसर। नाम में अभी भी चेंज नहीं हुआ है। वर्धन वंश के चौथे शासक हैं प्रभाकर वर्धन, जो कि सबसे शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने स्वयं को परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि प्रदान करी है। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे। देखिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। तो कौन कौन से दो पुत्र थे? राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है। और उसके अलावा इनकी एक पुत्री थी राजश्री। तो ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अभी बताते हैं। और इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोमती। तो देखिए प्रभाकर वर्धन जो है, ये अपने अंतिम समय पर जब ये खत्म होते हैं, उसके बाद थोड़ा सा पंगा चालू होता है, वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो पहले जान लीजिए कि राजश्री की शादी किसके साथ हुई है? मौखरी राजा ग्रहवर्मा। तो ये नाम याद रखिएगा, अभी आगे आएगा। ठीक है। कहाँ इनके? कन्नौज के हैं ये। ठीक है, मौखर राजा ग्रहवर्मा, मैप में भी आप लोगों ने देखा। ये पॉइंट याद रखिएगा। हर्षचरित में प्रभाकर वर्धन के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है? प्रतापशील। ठीक है। और हर्षवर्धन के लिए क्या वर्ड यूज होगा? शिलादित्य। ठीक है। प्रभाकर वर्धन के लिए प्रतापशील और हर्षवर्धन के लिए शिलादित्य। इन्हीं के अंतिम समय पर होड़ों का क्या हुआ है? आक्रमण हुआ है। और इसी दौरान प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। तो अब देखिए पूरा प्लानिंग प्लाटिंग किस तरीके से होती है। मालवा के शासक हैं देवगुप्त। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है? ग्रह वर्मा की हत्या कर दी। अब ग्रह वर्मा कौन है? ये है राजश्री के पति। ठीक है। और राजश्री को ये बंदी भी बना लेते हैं देवगुप्त। तो इस वजह से क्या होता है, जो इनके बड़े भाई हैं, हर्षवर्धन के बड़े भाई और राजश्री के बड़े भाई राज्यवर्धन, तो राज्यवर्धन क्या करते हैं? देवगुप्त की हत्या कर देते हैं। अब देवगुप्त की हत्या हो जाती है, तो इनके मित्र का नाम है शशांक, जो कि गौड़ नरेश हैं शशांक। ठीक है। वो क्या करते हैं? वो हत्या कर देते हैं राज्यवर्धन की। अब राज्यवर्धन की हत्या कौन कर देता है? शशांक। अब इसके बाद इनसे छोटे भाई कौन है? हर्षवर्धन, जो कि 16 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठते हैं, थानेसर की गद्दी पर। वो क्या करते हैं? वो शशांक को हराकर कन्नौज पर कब्जा कर लेते हैं। तो ये छोटी सी स्टोरी है, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो समझ गए होंगे आप लोगों ने किसकी किसने हत्या करी और क्यों करी। ठीक। तो इसको पॉइंट्स में एक बार आप लोग देख लीजिए। एक सेकेंड। ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षवर्धन के बारे में आप लोग देख लीजिए। तो मात्र 16 वर्ष की अल्पायु में, देखिए ये स्लाइड डिस्कस करने पहले ये चीज़ तो आप लोगों ने मैंने बता दी है, ये पढ़ लीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। शशांक जो है 7 हैं, और इन्होंने क्या है? बोध गया में बोधि वृक्ष को कटा दिया। तो बोधि वृक्ष क्या है? जिसके नीचे भगवान गौतम बुद्ध ने क्या है? ज्ञान प्राप्त किया था। तो इसलिए ये साइट इंपॉर्टेंट है बोधि वृक्ष की। और किसने कटवाया था? शशांक ने। तो ये क्वेश्चन पूरा ही एक तरीके से 3 या 4 पॉइंट इसमें आपको मिल जाते हैं, जैसे कि बोधि वृक्ष कहाँ पाया जाता है? बोध गया। और किसके नीचे ज्ञान प्राप्त किया था? बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। किसने कटवा दिया? शशांक ने कटवा दिया। शशांक किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के। तो ये 4 पॉइंट आपके इस पॉइंट से क्लियर होते हैं। अब हम लोग देखते हैं हर्षवर्धन का मुख्य तौर पे साम्राज्य कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो उज्जैनी, उड़ीसा और कन्नौज, इंद्रप्रस्थ, इन सब जगह पे क्या है? इनका साम्राज्य फैला हुआ है। अब हम लोग जान लेते हैं हर्षवर्धन के बारे में। तो मात्र 16 वर्ष की अल्पायु में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है। बाद में अपनी राजधानी कहाँ बना लेते हैं? कन्नौज में। अब देखते हैं इन्होंने अपने लिए क्या नाम रखा? शिलादित्य। और पिता के लिए क्या नाम है? प्रतापशील। इन्होंने कौन सी वो उपाधि धारण की? परम भट्टारक नरेश की। देखिए हर्षवर्धन ने शशांक को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। तो देखिए कन्नौज पहले किसके हाथ में था? मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा। कौन थे? ग्रह वर्मा। अब देखिए ग्रह वर्मा कौन है? इनके वाइफ के हस्बैंड। अब चूंकि शशांक के मित्र जो थे, क्या नाम था? देखिए अभी यहाँ पे डिस्कस किया है, ये रहा देवगुप्त। ठीक है। तो इन्होंने अभी देखा, मैंने बताया ग्रह वर्मा की हत्या कर दी थी। तो अब
अगर ग्रहवर्मा की हत्या कर देते हैं देवगुप्त, तो कहाँ पर कब्जा कर लेंगे? कन्नौज पे। तो अब कन्नौज किसके हाथ में? देवगुप्त के हाथ में। देवगुप्त की हत्या किसने करी है? राज्यवर्धन ने। ठीक है, समझिएगा बात को। राज्यवर्धन ने, तो राज्यवर्धन के हाथ में कन्नौज आया। देन अगेन किसने क्या किया है? इनके जो मित्र थे देवगुप्त के, शशांक, उन्होंने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। तो एट लीस्ट फाइनली कन्नौज किसके पास है? शशांक के पास। और उसके बाद शशांक को भी हरा दिया है किसने युद्ध में? हर्षवर्धन ने। तो फाइनली फिर से कन्नौज किसके हाथ में पहुंच जाएगा? हर्षवर्धन के पास। और हर्षवर्धन ने कन्नौज को ही अपनी राजधानी घोषित कर लिया था। इसके बाद इन्होंने पंजाब, कान्यकुंज, बंगाल, मिथिला और उड़ीसा पर विजय प्राप्त करी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, हर्ष और बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है। तो देखिए, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस प्रशस्ति से या किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो ये एहोल प्रशस्ति है। कहाँ पाई गई है? नासिक में। ठीक है, नासिक का एहोल प्रशस्ति। ठीक, इससे क्या है, हर्ष और बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है। कौन जीता है, कौन हारा है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको स्लाइड, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। तो देखिए, जैसे कि आज के समय में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या एमआईटी, इन सब का नाम प्रचलित है, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का नाम प्रचलित था। अब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है, ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोगों ने अगर वो क्लास नहीं देखी तो जाकर देखिए, और फिर कमेंट सेक्शन में आंसर देना मत भूलिएगा। बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की, तो यहाँ लोग बाहर से पढ़ने आते थे, विदेशों से पढ़ने आते थे। कई भाषाओं के यहाँ शिक्षक थे जो कि अध्यापन का कार्य करते थे। लगभग जो है लाखों पुस्तकें थी जो जला दी गई बाद में नालंदा विश्वविद्यालय की। इसको काफ़ी क्षति पहुंचाने की कोशिश करी गई। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ कौन प्रमुख व्यक्ति आया था, तो नाम है ह्वेन सांग। ठीक है, हर्षवर्धन के समय में। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय आए हैं, यहाँ पर इन्होंने क्या है, इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं अपनी पुस्तक में, और इसकी काफ़ी तारीफ करी है। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे आगे क्या है, शिक्षा भी प्राप्त की और अध्यापन का भी कार्य किया है। अब बात करते हैं हर्षवर्धन की। तो हर्षवर्धन एक महान साहित्यकार और दानप्रिय शासक थे। तो ये क्या करते थे, अपनी जितनी भी अ, धन कमाते थे या राजस्व से या जो भी चीज़ें, तो ये क्या एक साथ अपना पूरा दान कर देते थे। और डेली ये 500 ब्राह्मणों को और 1000 बौद्ध भिक्षुओं को भोजन कराया करते थे। देखिए, कट्टर हिंदू थे, उसके बावजूद भी ये अन्य धर्मों को उतना ही मानते थे। ठीक है, ये सभी धर्मों की क्या करते थे, बराबरी विश्वास रखते थे। इन्हें भारत का अंतिम प्रभावशाली हिंदू शासक भी कहा जाता है। हर्षवर्धन प्रारंभ में शैव तथा सूर्य उपासक थे, बाद में इन्होंने क्या है, महायान शाखा को ग्रहण कर लिया है। ठीक है, हिंद स्वांग के संपर्क में आने से ये इन्फ्लुएंस हुए, और बाद में इन्होंने क्या है, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया है। राज कवि बाण, मतंग, दिवाकर मित्र तथा मयूर इनके दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे। ये लाइन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर भूमि कर के रूप में उपज का कितना भाग लिया जाता था, 1/6 भाग, यानी टैक्स के रूप में 1/6 भाग लिया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस चीज को याद कर लीजिएगा, महामोच परिषद नामक समारोह कब किया जाता था? प्रत्येक 5 वर्ष में। ठीक है, इसके अलावा इनकी लिखी पुस्तकें कौन सी? रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। देखिए, ये दोनों तो कई बार क्वेश्चन पूछे गए, तो याद रखिएगा इनके रचयिता कौन है? हर्षवर्धन। ऐसा माना जाता है कि हर्षवर्धन ने ये स्वयं पुस्तकें नहीं लिखी थी, धावक नाम के एक विद्वान ने इनाम पाकर ये पुस्तकें इनके नाम पर लिखी थी। ठीक है, हालांकि अब इतिहास में दर्ज ऐसा है कि ये पुस्तकें इनके नाम है, तो क्वेश्चन इसी पे बनता है कि प्रियदर्शिका किसने लिखी, तो आंसर क्या होता है, हर्षवर्धन। इसके अलावा हर्ष के अधीन शासकों को हम लोग क्या कहते हैं, महाराज या महासामंत के नाम से जानते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ की प्रशासनिक, सैन्य तथा व्यापारिक स्थिति। तो देखिए, जैसा कि पुनः ये काफ़ी मजबूत साम्राज्य रहा है, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, तो उसके पीछे की वजह क्या है, यहाँ का प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था। तो हर्ष का साम्राज्य 4 भागों में बटा था, भुक्ति, विषय, पथक और ग्राम। तो यानी कि अगर हम लोग आज की भाषा में देखें, भुक्त मतलब प्रांत, और उसके बाद विषय मतलब जिला, और पथक मतलब तहसील, और ग्राम मतलब गांव। तो ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था, ग्रामाक्ष पटलिक। भुक्ति का मुखिया राजस्थानी उपरिक या राष्ट्रीय, और प्रांत का मुखिया क्या कहलाता था, लोकपाल। देखिए, तहसीलदार तहसील का मुखिया इसलिए नहीं है क्योंकि विषय को ही तहसील में बांटा गया था। ठीक है, छोटी छोटी कई सारी तहसीलें होती थी। हर्ष के समय में मथुरा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सूती वस्त्र के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध थी, तो मथुरा।
इस समय तुला यंत्र, आधुनिक जल पंप का भी प्रयोग होता था। तो ये हालांकि क्वेश्चन आया नहीं एग्जाम में, पर पढ़ लीजिएगा। हर्षवर्धन के प्रधानमंत्री का नाम क्या हम लोग देखते हैं? अवंती। ठीक है, क्या नाम है? अवंती। महासेनापति को क्या कहते हैं? सिंहनाथ। पुलिसकर्मी को चाट या भाट कहते हैं। पुलिस विभाग के अधिकारी को क्या कहते हैं? दंडपासिक, यानी जो दंड देने का अधिकारी हो, दांडिक। अश्व सेना के अधिकारी को क्या कहते हैं हम लोग? बृहदेश्वर। पैदल सेना के अधिकारी को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत। तो इतनी चीजें आपके लिए जानने योग्य हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं कि लगभग आपका एंशियंट हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद क्या हो जाता है, देखिए नॉर्थ के जितने भी हम लोगों ने हैं सारे ही कैप्चर कर लिए हैं डायनेस्टी। अब हम लोग अगली क्लास में जितने भी दक्षिण भारत के वंश हैं, चोल, चेरी, ठीक है, चालुक्य, इन सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो क्लासेस को जरूर देखिए जाके, आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। और आप लोग चिंता मत कीजिए, जब तक पीटी का एग्जाम होगा तब तक हिस्ट्री तो आराम से कवर हो जाएगी। इवन और भी जीके के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको भी मैं कवर कर लूँगा, क्योंकि अभी पीटी होने में काफ़ी टाइम है। पीटी होने से पहले जितनी भी बैकलॉग वैकेंसी हैं उन्हें क्लियर किया जाएगा, उसके बाद ही पीटी को वो लोग आगे कंडक्ट कराएंगे। तो आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, जितना अगर आप लोग शेयर करेंगे उतना ही मुझे अच्छा लगता है और मैं और अधिक कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास।